नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि साथियों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए 6/6/2023 के शिफ्ट में जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 2 शिफ्ट में, इन दोनों शिफ्ट को आज के सेशन में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी देखिए आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया गया है और इस बुक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज से आपका जो है 1 से आपका स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोग सभी प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और इसका जो है आंसर भी आपको टिक मार करके PDF आपको कंप्लीट आपको भेजा जाता है। तो आप लोग जो है इसको रिवीजन भी करेंगे। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि डीएलएड का जो है आपको नोट्स भी आपको जो है कवर आपको कराया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला गया है, उस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो बिहार डीएलएड के ग्रुप में आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों को डीएलएड लिख करके आपको SMS करना है, तो फिर आपको प्राइवेट ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा और जिसमें कि आप जो है इस वे में सभी नोट्स को आप लोग कवर कर पाएंगे। सारा कुछ आपको जो है बैनर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग 2 सेट को जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग जो है साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि साइंस से टोटल आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाना है और जो आपका जीके का पेपर है इससे आपका 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जो कि शानदार आपका वेटेज होना है। जीएस के सेशन से देखेंगे तो टोटल आपका 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होना है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन में आपको जो है सभी क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, फिर आप सभी लोगों का आंसर हिट करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो साथियों जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे प्रमुख कारण हमारा हो जाएगा जल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जल के बहाव के कारण से अगर देखेंगे तो मिट्टी का कटाव जो है ये सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा केन्या, यानी कि नैरोबी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिखे दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। इसके लिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक। ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, हाइपोटोनिक। बाह्य विलयन हाइपोटोनिक होने पर कोशिका का जो आयतन होता है ये बढ़ जाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है NTP का विस्तार क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है जड़त्व का SI मात्रक क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए जड़त्व से ही हमें जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का परिभाषा मिलता है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि इस पर बाह्य बल ना लगा हो। और यहाँ पर आपको बताना है कि जड़त्व का SI मात्रक क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा kg। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जड़त्व या द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका kg। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र बोला जा रहा है कि कौन गुणसूत्र में मौजूद होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए मनुष्य में टोटल जो है आपका 46 आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ा में अगर हम बात करें तो टोटल आपका जो है 23 जोड़ा आपका पाया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो गुणसूत्र बिंदु जो होता है ये गुणसूत्र में मौजूद होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग रिपीट करेंगे और इसका जो टिक मार करके आपको जो है PDF आपको भेजा जा रहा है। आप सभी लोगों को जो है ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है। इस नंबर पर आपको SMS कर देना है। पब्लिक ग्रुप पर भी आपको जो है ऐड हो जाना है। पब्लिक ग्रुप पर आपको जो है अपडेट मिलते रहेगा, साथ ही आपको जो है BSSC का आपको जो है PDF मिलते रहेगा। स्पेशल आपका जो है डीएलएड के लिए जो चल रहा है यहाँ पर क्या है कि आपको निश्चित रूप से आपको नोट्स जो मिलेगा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा दिया गया है ब्रोमीन, दिया गया है आपका जिंक, इसके अलावा दिया गया ऑक्सीजन। ये सभी साथियों आपके जो है तत्व के अंतर्गत आता है। बाकी आपको मार्बल दिया गया है, तो मार्बल को ही हम लोग जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन
बोला जा रहा है कि कौन कवक के उदाहरण है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। टाइपिंग मिस्टेक है, दिया गया यहाँ पर आपका साथियों कि निम्नलिखित में से कौन कवक का उदाहरण है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों कवक की अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ईस्ट। इसके अलावा आपका जो है टॉड यूटूल आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है पुकिनिया हो जाएगा। इसमें से आप देखेंगे तो हमारा सभी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कवक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला था? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही जर्मेनियम जो है हमारा अर्धचालक है। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जो है आपका इनमें से तत्व है जो कि उपधातु है, तो याद रखेंगे आप लोग हमारा जर्मेनियम हो जाएगा। और जर्मेनियम का जो प्रयोग किया जाता है सौर पैनल को बनाने के लिए जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर पैनल या फिर सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी दिया था उस समय टोटल कितने तत्व ज्ञात थे, तो साथियों याद रखेंगे 63 तत्व ज्ञात थे। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है डीएलएड के अंतर्गत, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया कर क्या देता है? तो साथियों ध्यान रखेंगे जब भी कभी अम्ल क्या होता है कि क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लवण। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सभी क्वेश्चन में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लेना है और सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है। तो दिया गया है कि वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि इनमें से कौन धातु है? तो जैसे कि साथियों आप देख पाएंगे कि इनमें से कौन सा धातु है ये हमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो धातु हमारा यहाँ पर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करेंगे 11 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और किसी भी तत्व का अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये आपके जो है धातु के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। और सोडियम को ही जो है केरोसिन में डुबा करके भी रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो देखिए इसको अगर फिगर से अगर ड्राउ करके अगर बताए तो शायद से कि बेहतर रहेगा। प्रश्न हमारा दिया गया है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है। तो साथियों ऐसे केस में अगर देखा जाए तो एक समान त्वरण से गति कर रही होती है। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है और जिसमें कि आप देखेंगे तो एक साइड आप यहाँ पर भी ले सकते हो और एक साइड आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो और या फिर एक साइड आप समय ले सकते हैं। तो जितना भी इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी होगा उतना आपके समय बढ़ेंगे, समय आपके कम होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ग्राफ आपका सीधा बनता है और ये जो आपका बताता है एक समान गति को बताता है, एक समान त्वरण को बताता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर देखा जाए तो बैटरी से जो हमें विद्युत धारा की प्राप्ति होती है ये आपका डीसी होता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर से जो हमें प्राप्त होता है इसे हम लोग एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी प्रश्नों में आपको अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ अवधि तक दूध देना या फिर अल्प अवधि तक दूध देना। ये हमारा जो है स्वदेशी और देसी का नस्ल का जो है गुण होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि 4 द्रव्य ABCD का आपेक्षिक घनत्व यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 दिया गया। एक वस्तु को इन सभी द्रव्यों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा, ये आपको बार पूछा जा रहा है। अब देखिए आपको तर्क के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस में आपका ज़्यादा जुटेगा।
तो जैसा कि साथियों अगर देखा जाए तो अपेक्षिक यहाँ पर आपको घनत्व दिया गया है, और किसी भी द्रव का अगर देखा जाए डेंसिटी अगर अधिक रहता है तो उसमें किसी भी वस्तु का अगर डुबाया जाए तो वो अक्सर नहीं डूबता है उतना जितना कि जो है कम डेंसिटी वाले द्रव में डूब जाता है। अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो जैसे कि किसी भी नाव को अगर नदी की अपेक्षा अगर समुद्र में ले जाया जाता है तो ये क्या होता है कि समुद्र की अपेक्षा जो है नदी में क्या होता है कि ज़्यादा डूब जाते हैं, क्योंकि नदी के पानी का घनत्व क्या होते हैं तो आपके कम होते हैं। उसी बेसिस पर यहाँ पर आपको अटेम्प्ट लेना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर डूबेगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 13.5 वाला में क्या यहाँ पर आपका 0.8 वाला हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम घनत्व जो यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन हमारा सी का दिया गया है, 0.8 दिया गया, तो इसमें क्या होगा आपका डूब जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बेसिस पर आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। देखिए द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वाष्पीकरण। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और किसी जो है ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन आपके ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आपका पूछा जाता है। जैसे कि कपूर देखा जाए, ये नौसादर अगर की बात कर ले हम लोग, या फिर नेफ्थलीन की बात कर रहे, तो ये सभी ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। लेकिन प्रश्न हमारा साथियों बोला जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्रव का कौन सा बोला जा रहा है कि बदलना कहलाता है, तो द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो ये हमारा हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एम नियोटा, जिसे हम लोग कहते हैं एनीमिया, समूह में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जो है इनके अंतर्गत आता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, आपके 10 के समकक्ष क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, 10th के समकक्ष। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के जो है सिद्धांत पर यह काम करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। साथियों याद रखेंगे हमेशा के लिए कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये आपके आभासी होता है। आपका लेफ्ट साइड जो है राइट साइड आपके बन जाते हैं, साथ ही आपका लेटरली यानी कि पार्श्विक आपका उल्टा होता है, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और वस्तु के जो है आपके बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ से हमारा जो है जीके का क्वेश्चन आपका शुरू होता है, तो यहाँ से फिर आपका जो है 20 क्वेश्चन आपके पूछा जाना है, तो अच्छे तरीके से आप लोग लगाएंगे पूरा क्लास को। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि पोखरा नगर किस देश में स्थित है। जो है बताना है आप सभी लोगों को कि पोखरा नगर किस देश में स्थित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के अंतर्गत आपका स्थित है। इसके अलावा साथियों याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल के अंतर्गत आपका स्थित है। और माउंट एवरेस्ट के जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मंजूरी प्रदान की थी। देखिए साथियों प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1947, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का जो प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है। बताएंगे आप लोग कि गिलगिट गार्ज जो है ये किस नदी पर आपके स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया है सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी चिनाब। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा गिलगिट गार्ज है ये जो है किस नदी पर आपकी स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे ये सिंधु नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ, तो ये डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग याद रखेंगे कि लखनऊ में इसका जो है इन सभा का गठन किया गया था और 1936 में साथियों किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न हमारा कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है ये आपको हमारा बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है। साथियों बताना है कि निम्न में से कौन सी फसल है जो कि पेय फसल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाय। और देखिए चाय का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है ये आपके असम राज्य के अंतर्गत किया जाता है, और बिहार में अगर देखा जाए तो किशनगंज के अंतर्गत जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम जो चाय की खेती किया गया था ये असम के अंतर्गत ही किया गया था। इसके अलावा साथियों कॉफ़ी उत्पादन में अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो है भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, और भारत में उगाए जाने वाले जो कॉफ़ी होता है ये किस प्रकार का होता है, तो अरेबिका होता है। ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में उगाए जाने वाले कॉफ़ी का प्रकार किस प्रकार का होता है, तो अरेबिका होता है। इतना फैक्ट को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएलएड के अंतर्गत आपका रिपीटेड है। कई सारे एग्जाम आपका कंडक्ट होता है डीएलएड के अंतर्गत, आपका कई सारे शिफ्ट में होता है, जिसके कारण से क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए बिहार के अंतर्गत देखा जाए तो अतिजल दोहन से किस तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है। देखिए प्रश्न है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। विरोध जो है नस्ल पर आधारित है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो देखिए पर्वतीय वन में पाए जाने वाला जो इनमें से आपका वृक्ष हो जाएगा ये आपका जो है चेस्ट नट आपका हो जाएगा, जो कि अक्सर पर्वतीय वनों में पाया जाता है। प्रश्न आपके पूछा जाता है कि जो है वन का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है साथियों कुनेन नामक जो प्राप्ति होती है, कुनेन का जो वृक्ष होता है इसे वन का राजा कहा जाता है, और जिसे हम लोग जो है सिनकोना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि पटना का पुराना नाम क्या था, ये हमें पूछा जा रहा है। साथियों याद रखेंगे पटना का पुराना नाम क्या था। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है अजीमाबाद दिया गया है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। पटना का पुराना नाम जो है अजीमाबाद था। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारा दिया गया है कुसुमपुर दिया गया है, ये भी पटना का पुराना नाम है। पाटलिपुत्र तो आपने लगा दिया होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों आपका हो जाएगा। पाटलिपुत्र को साथियों किनके द्वारा बसाया गया था, ये किनके शासनकाल में बसाया गया था, तो उदयन के शासनकाल में बसाया गया था। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो जनजाति की सर्वाधिक आबादी देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में प्रकाशित कहा जा रहा है आपका कि ब्रूंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 1987 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। तो साथियों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ये आपका जो है 14 में आपका हुआ था, जो कि आपका जो है 18 तक आपका चला था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका हुआ था ये आपका 1939 से आपका जो है 45 तक आपका चला था। तो शुरू जो आपका हुआ था 1939 में हुआ था और ख़त्म कब हुआ था तो 1945 में हुआ था। तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था तो 1945 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किन से सीखा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरबों से सीखा। ऑप्शन आपका जो है
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होता है ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनमत निर्माण में। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है तो जनमत निर्माण में लाभ होता है। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि मानव अधिकारों को बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई ये आपको पर पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये साथियों आपका जो है 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों का आप लोग रिपीट करेंगे और इसका पीडीएफ लेकर के आप सभी लोगों को रिवीजन वाला पीडीएफ भी आपको डाला जा रहा है। तो रिवीजन पीडीएफ जो है आप लोग अवश्य लगाएं, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। और जब तक आपको बेहतर इसमें रैंक नहीं आएगा तब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रीफर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ ये आपको पर पूछा रहे। देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। दिया गया है कि अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर साथियों अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जो कि आपका जो है 6/6 आपका जो है 2023 के शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, फाइनली इसका जो है सेट को मैंने एनालिसिस करा दिया है। इसके बाद आपका जो क्लास अपलोड होगा आपका सेट नंबर 1 इसका जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर भी आप सभी लोगों को लगाना है क्योंकि बिहार डीएलएड का एग्जाम आपके कई सारे शिफ्ट में कंडक्ट होगा और सीबीटी मोड में आपका होगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट किया जाता है और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो टू द पॉइंट आप तैयारी कर पाएंगे। साथ ही आप जो है एक बेहतर जो है कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, तभी आपका जो है रैंक अच्छा खासा रहेगा। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज एक अच्छे तरीके से आपको प्रीपेयर किया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।